Hello guys, this is our next class in A to Z series for English grammar. लास्ट क्लास में हमने नाउन के टाइप्स, उनके नंबर और जेंडर के बारे में समझ लिया था। अभी नाउन का केस बचा हुआ है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। और नाउन के केस के बाद हम अगली क्लास में नाउन से रिलेटेड कुछ रूल्स जो कि होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये नाउन वाली केस की क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो इस वजह से इसमें उनको ऐड नहीं किया है। अगली क्लास में उनको पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा नाउन के केस। तो केस क्या होता है? तो केस डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन या प्रोनाउन टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, कि एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड से, जो सेंटेंस के दूसरे वर्ड से, उनसे रिलेशनशिप कैसा है। तो ये 6 तरह के केसेस होते हैं। एक तो नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव, दूसरा है ऑब्जेक्टिव, तीसरा है रिफ्लेक्सिव, चौथा है नाउन इन एपोजिशन, फिर इसके बाद ये वोकेटिव, और लास्ट है पोजेसिव। पोजेसिव के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। तो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस क्या होता है? अभी देखो, ये ध्यान देना, केस जो होता है ना वो प्रोनाउन में ही बनते हैं ज़्यादातर, और नाउन के केस सिर्फ और सिर्फ एक ही बनता है, वो है पोजेसिव केस। तो हमको प्रोनाउन में इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम पहले से ही पढ़ लेते हैं एक बार। तो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस क्या होता है? जब आप किसी नाउन या प्रोनाउन को आप एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो, तो आप उसको कहते हैं कि ये नाउन किस केस में है, सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस में। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे मदर लव्स हर चाइल्ड है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ढूंढने के लिए मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले वर्ब ढूंढना है। वर्ब क्या है यहाँ पे? लव करना। ठीक है, कौन लव कर रहा है? मदर। तो मदर ही सब्जेक्ट हो जाएगा। मदर क्या है? एक नाउन है, और किस केस में आ रहा है मदर? ये सब्जेक्टिव केस में आ रहा है ना। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस पे आते हैं। तो कोई ऐसा नाउन जो कि एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा हो, तो हम उस नाउन को कह देंगे कि ये नाउन ऑब्जेक्टिव केस में है। जैसे कि यहाँ पे द मदर लव्स हर चाइल्ड, तो मदर प्यार करती है, किसको करती है? चाइल्ड को करती है ना। तो चाइल्ड क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस हो गया, है ना। फिर इसके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट को देखें तो ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब समझ लो कि इनडायरेक्ट मतलब लिविंग बीइंग होता है। ठीक है, या तो फिर इसको पहचानने के लिए हम, अगर सेंटेंस लिखा हुआ है कोई, तो उसमें हम पूछते हैं कौन, ठीक है, या किसको। कौन नहीं, किसको। ठीक है, हुम से अगर हम आस्क करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर हम आस्क करें किसी सेंटेंस में व्हाट, तो उससे मिलता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली नॉन लिविंग होता है। ठीक है, अगर दो दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं एक ही सेंटेंस में, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, आई गेव रीटा ए चॉकलेट। वैसे मैं किसी को देता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एग्जांपल के लिए डाल दिया है, आई गेव रीटा ए चॉकलेट। ठीक है, तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है? गेव देने का। कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ। तो आई तो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया ना। फिर इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? फिर मैंने क्या दिया? मैंने चॉकलेट दी। तो व्हाट, क्या का आंसर क्या आया? चॉकलेट। तो ये चॉकलेट क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ना। और ये एक और चीज़ देख रहे हो, चॉकलेट कैसा है? नॉन लिविंग थिंग है। और यहाँ पे अगर मैं पूछता हूँ मैंने दिया, किसको दिया? रीता को दिया। तो रीता क्या हो गई? एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, ध्यान देना। दोबारा कभी ऐसा कुछ सेंटेंस बताओ किसी अपने फ्रेंड को कि मैंने रीता को चॉकलेट दिया था, तो ऑब्जेक्ट याद आनी चाहिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा है, चॉकलेट कौन सा ऑब्जेक्ट है और रीता कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो लिविंग बीइंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? नॉन लिविंग बीइंग। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे केसेस भी दो तरह के होते हैं, एक्यूजेटिव या फिर डेटिव। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि नाउन में ऐसे कोई केस नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजेसिव केस होता है। तो एक्यूजेटिव केस क्या होता है कि जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखाता है किसी वर्ब का, और डेटिव केस क्या होता है जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखाता है। ये बस उन्हीं का नाम बदल करके आपको दे दिया गया है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्यूजेटिव केस बोल रहे हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डेटिव केस बोल रहे हो। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, सेम ही चीज़ है। फिर इसके बाद आता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में तो कुछ लिया ही नहीं, कोई बात नहीं। अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटेंस, किसी सेंटेंस में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट हो, तो जैसे कि आई ईट पास्ता। ओके,
खाने का काम हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये तो वर्ब हो गया, है ना। कौन कर रहा है, आई, तो आई तो सब्जेक्ट हो गया। क्या खा रहा है आई, या फिर मैं क्या खा रहा हूँ, पास्ता खा रहा हूँ। मेरी हैंड राइटिंग गंदी है, समझ लेना यार, देखो बार बार मैं तुमको याद दिलाऊंगा कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही गंदी है। ओके, तो मैं पास्ता खा रहा हूँ, तो पास्ता क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया ना। अब यहाँ पे तो एक ही ऑब्जेक्ट है, हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे कैसे पता करें। तो अगर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है ना, कुछ नहीं सोचना है, वो सीधे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ये सीधे इसके कॉन्टैक्ट में, ठीक है, वर्ब के सीधे कॉन्टैक्ट में, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का दूसरा हमने नाम क्या दिया था, एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस, ये एरो गलत लग गया। फिर इसके बाद आता है एक और केस आता है अगला, रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस मतलब कि रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसका होगा, जैसे कि आप शीशे में खड़े हैं तो आप ही का तो रिफ्लेक्शन बनेगा ना, तो ये वही वाला केस है, रिफ्लेक्शन वाला केस, तो इसी को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्सिव केस। तो ऐसे प्रोनाउन जिसमें कि आप सेल्फ या फिर सेल्व्स लगा करके कंपाउंड बना देते हो, तो वो हो जाते हैं हमें रिफ्लेक्सिव केस। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्व्स हो गया, ठीक है, योर सेल्फ होता है। जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे ना तो उसके बाद उसमें पढ़ने को आएगा, योर सेल्फ हो गया और योर सेल्व्स होता है, ठीक है, योर सेल्व्स लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं, समझ ही नहीं आएगा आप लोगों को। खैर, तो यहाँ पे देखो एग्जांपल है, द थीफ हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द ट्री। तो हिमसेल्फ देख रहे हो, कौन छुप गया है, थीफ, ठीक है, थीफ ने खुद को छिपा लिया बिहाइंड द ट्री। ओके, तो ये हिड यहाँ पे वर्ब हो गया, कौन छुप रहा है, थीफ, और यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव केस में प्रोनाउन आया है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला आता है नाउन इन एपोजिशन। ये जो सिचुएशन होती है ना नाउन इन एपोजिशन की, तो यहाँ पे कोई एक नाउन होगा, ठीक है, उसके बारे में कुछ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, तो वो जो दूसरा जो वर्ड है या फिर जो दूसरा नाउन है जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसी नाउन की, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो हमारा कहलाता है नाउन इन एपोजिशन। ए नाउन डिस्क्राइबिंग अनादर नाउन, द डिस्क्राइबिंग नाउन इज नोन एज नाउन इन एपोजिशन। तो जैसे पिंटू शुक्ला, द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, तो पिंटू शुक्ला कौन है, द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, ठीक है। तो पिंटू शुक्ला की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, है ना। तो ये द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल क्या हो गया, ये बन जाता है नाउन इन एपोजिशन, राइट। ओके, पिंटू शुक्ला होल्ड्स अ पीएचडी इन इंग्लिश लिटरेचर, मैं ये भी बोल सकता था, लेकिन मैंने ऐसा ना बोल करके पिंटू शुक्ला जी के बारे में और मैंने इन्फॉर्मेशन दी। पिंटू शुक्ला द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल होल्ड्स अ पीएचडी इन इंग्लिश लिटरेचर, राइट। तो कभी ऐसा तुमको आ जाता है कि यहाँ पे किसी का नाम दे दे, ठीक है, फिर कॉमा लगा दे, फिर इसके बाद वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दे जो कि इसी नाम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारा नाउन इन एपोजिशन आएगा। ओके, याद रखना। ओके ओके ओके। फिर अगला है वोकेटिव या एड्रेसिव। जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप उसको एड्रेस करते हैं ना, जैसे कि मान लो कि मेरा दोस्त है मयंक, ठीक है, तो मैं मयंक को कहता हूँ मयंक आजा घूमने चलें। तो मैंने जो वर्ड यूज़ किया पहले मयंक, ठीक है, ये अलग है ना बाकी सेंटेंस से, अलग तो नहीं उसी के साथ में, लेकिन यहाँ पे मैंने जो पॉज लिया है, तो ये मैंने क्या बोला, मयंक, मयंक कम लेट्स गो, है ना। तो ये मयंक से मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को एड्रेस कर रहा हूँ, है ना। तो इस सिचुएशन में ये क्या बन गया, वोकेटिव या फिर एड्रेसिव केस बन गया, कृष्णा कम हियर। ओके, ये एग्जांपल दिया हुआ है। फिर इसके बाद आते हैं पॉजेसिव केस, जिसके बारे में हमको डिटेल से थोड़ा सा स्टडी करना है, क्योंकि नाउन में सिर्फ यही वाला केस बनता है और इसके थोड़ा सा रूल्स होते हैं जो कि हमको थोड़ा समझने हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सी बात है, लॉजिक वाली, समझ में आ जाएगा। पॉजेसिव मतलब कि, तो पहला वर्ड है यहाँ पे पॉजेसिव। पॉजेसिव मतलब कि पोजेशन, पोजेशन मतलब अधिकार, ठीक है, किसी का कुछ होना। तो पॉजेसिव केस क्या दिखाता है, शोज ओनरशिप, ओनरशिप दिखाता है। जैसे कि आदित्यास ब्रेन इज़ वेरी शार्प, ब्रेन किसका, आदित्य का, बहुत शार्प है, ठीक है। अभी जो पॉजेसिव होते हैं तीन तरीके से बना सकते हैं, या तो आप एपोस्ट्रॉफी और एस लगा दो, या तो आप सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगा दो, या तो फिर आप ऑफ लगा लो दो नाउन्स के बीच में, ठीक है। ये तीन तरीके हैं, बाय यूजिंग एपोस्ट्रॉफी एस, बाय यूजिंग एपोस्ट्रॉफी, और तीसरा है बाय यूजिंग ऑफ। ओके, तीन तरीके हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए,
अगर हम एपोस्ट्रॉफी एस का देखना चाहते हैं तो जॉन्स कार, और एपोस्ट्रॉफी में देखना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ तो बॉयज़ स्कूल, और ऑफ का देखना चाहते हैं तो लेग ऑफ द टेबल। अब इन सब में अंतर क्या है, हम इनको अलग अलग क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो ये याद रखना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है चीज़ों को। इतना याद रखना कि अगर किसी नाउन में लास्ट में एस आ रहा है, ठीक है, तो उसके बाद में एपोस्ट्रॉफी लगेगा। अगर एस नहीं आ रहा है तो एपोस्ट्रॉफी लगा करके हमको एस लगा देना है, ठीक है, ये होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग में, अगर यानी कि फिर से बताता हूँ, अगर कोई लिविंग बीइंग नाउन है, ठीक है, लिविंग नाउन है और उसके लास्ट में एस आ रहा है तो हमको लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक एपोस्ट्रॉफी लगा देना है। अगर नहीं आ रहा है एस तो हम एपोस्ट्रॉफी लगा करके फिर एस लगा देंगे, मतलब एस ज़बरदस्ती लगा देना है तुमको, ठीक है। कुछ केसेस में नहीं लगता, उसके बारे में अभी पढ़ेंगे, ओके। और एक ऑफ क्या होता है, तो ऑफ हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई नॉन लिविंग थिंग के बारे में बताना होता है, कोई पोजीशन, जैसे कि लेग ऑफ द टेबल, लाइट ऑफ द बल्ब, ठीक है, ये दोनों के दोनों बल्ब और टेबल कैसे हैं, नॉन लिविंग है ना, तो इनका अगर कुछ पोजीशन दिखाना होगा, इनकी कोई चीज़ दिखानी होगी तो मैं ऑफ का यूज़ करूँगा, ठीक है। अब पॉजिटिव केस किस लिए यूज़ होता है, तो पोजीशन दिखाने के लिए, जैसे कि काउज मिल्क, जॉन्स कार। और दूसरा है कि अगर आप किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिखा रहे हैं, जैसे कि नेचर्स लॉज, डेथ्स हैंड्स, ठीक है, तो इस तरह भी यूज़ किया जा सकता है इसको, एपोस्ट्रॉफी को। तो कुछ रूल्स हैं जिनके बारे में अब हमको जानना है पॉजिटिव केस के बारे में। जैसे कि अगर कभी कोई नाउन है वो एस या फिर सी ई से एंड हो रहा है, किससे, एस या फिर सी ई से एंड हो रहा है, और उसके बाद में फिर इसके जस्ट बाद क्या आता है, इसके बाद आता है सेक, ठीक है, सेक। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि ये नाउन था ना, तो नाउन में तो एपोस्ट्रॉफी लगता है, तो इस सिचुएशन में इन दोनों, या फिर अगर एस है तो एस के बाद लगा देंगे एपोस्ट्रॉफी, अगर सी ई है तो सी ई के बाद लगा देंगे एपोस्ट्रॉफी। लेकिन ध्यान देना, ये कब लगाएंगे, जब इसके जस्ट बाद में सेक लगाओ, ठीक है। सी ई वाला केस, तो एस वाला तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, जानते हैं। सी ई वाले केस का ध्यान देना कि बाद में अगर कुछ सेक लिखा हुआ हो, ठीक है, तो ऐसा हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए, फॉर गॉड सेक, बहुत सुना होगा ना यार टीवी वगैरह में, फॉर गॉड सेक, और फॉर जस्टिस सेक, फॉर कंसाइंस सेक, ठीक है। ये गॉड सेक तो लिख गया, इसमें एस नहीं है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, फॉर जस्टिस सेक, फॉर कंसाइंस सेक, ठीक है। इसके अलावा और अगर हमको यहाँ पे एग्जांपल ऐसा लेना चाहें तो इसके अलावा हो सकता है फॉर गुडनेस सेक, गुडनेस, अब यहाँ पे गुडनेस फिर इसके बाद में सेक लगा दूँ ना, तो यहाँ पे मुझको एक अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करना पड़ेगा, गुडनेस सेक, ठीक है। फिर इसके बाद एक सिचुएशन आती है डबल पॉजेसिव की। डबल पॉजेसिव मतलब कि आपको दो दो बार जहाँ पे पॉजेसिव यूज़ करना हो, तब सिचुएशन कैसी होगी कि अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो ए या एन हो, फिर इसके बाद नाउन हो, फिर इसके बाद ऑफ लगा हुआ हो, फिर इसके बाद एक और नाउन हो, ठीक है। तो एपोस्ट्रॉफी ना लास्ट वाले नाउन में यूज़ की जाएगी, जैसे कि ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स हैज़ कम, ठीक है। तो ए फ्रेंड, ए आया है, ये देखो यहाँ पे भी है, फ्रेंड आया है, फ्रेंड कैसा है, नाउन है, यहाँ पे भी है, ऑफ आया है, यहाँ पे भी है, नाउन, इसके बाद आना चाहिए माई ब्रदर, ठीक है। ये भी यहाँ पे ब्रदर कैसा है, नाउन ही है, नाउन ही तो है ना। नाउन को क्वालिफाई करने वाला ये यहाँ पे एडजेक्टिव भी लगा हुआ है, तो उसको इग्नोर कर देना है। लेकिन ये जो ऑफ जो होता है ना, ये दोनों नाउन्स को जोड़ रहा है, ठीक है। तो ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स हैज़ कम, तो ये ध्यान देना, ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, तो ये ब्रदर्स जब मैं लिख रहा हूँ ना, ब्रदर्स, तो एक्चुअली में यहाँ पे एक और वर्ड जो कि गायब है, फ्रेंड्स, वो यहाँ पे गायब है, ओमिटेड है, ध्यान देना। ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसको ओमिट कर देते हैं, ठीक है। ये क्योंकि एक बार यहाँ पे फ्रेंड आ चुका है, तो यहाँ पे हम अपने आप यहाँ पे सेंस लगा लेते हैं कि ए माई ब्रदर्स फ्रेंड्स के बारे में ही बात हो रही होगी। ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड्स हैज़ कम, मेरे भाई के दोस्तों में से एक फ्रेंड आया है, ठीक है। तो ये बात याद रखना ऐसी सिचुएशन में। ए फादर ऑफ माई कमल्स इज़ अ फेमस पर्सन, तो ये बताओ कि कमल के बहुत सारे पापा होंगे क्या,
अब कमल पाकिस्तान तो है नहीं कि इसके कई सारे पापा हैं, कि जैसे बायोलॉजिकल फादर इंडिया हो गया, और आजकल इनका पापा चाइना चल रहा है, कुछ टाइम पहले अमेरिका चल रहा था, ठीक है। तो कमल ऐसा इंसान नहीं है, पाकिस्तान जैसा नहीं है, तो आप भी ऐसे ना बने, ओके। फिर अगला रूल है कि अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो कि द या दिस, दैट, दोज, दीज, मैनी, फिर इसके बाद नाउन हो, फिर ऑफ हो, फिर नाउन हो, यानी कि यहाँ पे जो हम पहले क्या यूज़ कर रहे थे, ए एन यूज़ कर रहे थे ना, उसकी जगह पे द, दिस, दैट, दीज, दोज आ जाए, या फिर मैनी आ जाए, फिर इसके बाद नाउन ऑफ नाउन आ जाए, तो इस सिचुएशन में हमको एपोस्ट्रॉफी नहीं यूज़ करना है। तो द फ्रेंड, द नाउन ऑफ नाउन, है ना, द फ्रेंड ऑफ राजू इज़ नॉट गिल्टी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में नहीं करना है कि यहाँ पे द फ्रेंड ऑफ राजूज़, ठीक है, इस सिचुएशन में नहीं करना है। तो ये कुछ खास बातें हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं स्लाइड्स में, ठीक है, ताकि आपको मिस्टेक ना हो। यहाँ पे मैनी मूवीज़ ऑफ रजनीकांत, तो यहाँ पे मैनी मूवी ऑफ रजनीकांत मत कर देना, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था ना, तो ए एंड दा वाले में ही सिर्फ यूज़ करते हो, ठीक है। दा, दीज, दैट, दीज, दोज, इस तरह से, या मैनी आ जाए, फिर इसके बाद नाउन ऑफ और नाउन आ जाए, तो उस सिचुएशन में आपको लास्ट वाले नाउन में एपोस्ट्रॉफी नहीं यूज़ करना है, ठीक है। द मैनी मूवीज़ ऑफ रजनीकांत आर वर्ल्ड फेमस, ठीक है, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होना। फिर इसके बाद अगला है कि एपोस्ट्रॉफी मस्ट नॉट बी यूज्ड विद एनी पॉजेसिव प्रोनाउंस, या फिर एडजेक्टिव, कोई भी प्रोनाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा उसके साथ में आपको एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाना है। एपोस्ट्रॉफी किसके लिए लगाते हो यार, नाउन के लिए तो लगाते हो ना, तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव तो भूल ही जाओ कि उसमें नहीं लगाना है, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी आएगा सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए, याद रखना। एपोस्ट्रॉफी मतलब कि नाउन का साथी है केवल, ओके, इसकी सिर्फ दोस्ती नाउन से ही हो पाती है, नाउन मतलब वो नौवा वाली नाउन नहीं है। तो एग्जाम्पल के लिए योर्स ओबीडियंटली, ये गलत है, ठीक है, और जबकि सही क्या है, योर, यहाँ पे देखो एपोस्ट्रॉफी एस लगा रखा है, फिर ओबीडियंटली लिख रखा है, ये गलत है, योर्स ये सही है, ठीक है, ये सही है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, योर्स ओबीडियंटली, ओके। फिर इसके बाद अगला रूल है कि अगर आपको कभी पोजीशन ऐसा दिखाना हो कि कोई नाउन लिखा हुआ है, फिर इसके बाद वहाँ पे वन ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है, वो सॉरी कोई वन ऑफ लिखा हुआ है, वन ऑफ के बाद में फिर कोई नाउन लिखा हुआ है, अगर इनका कोई पोजीशन दिखाना हो, इस नाउन का दिखाना हो, जिसमें कि जैसे कि ये वन ऑफ, फिर इसके बाद कोई नाउन लिखा हुआ है, तो इस नाउन का अगर कभी पोजीशन दिखाना हो, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का यूज़ ना करके ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे, यहाँ पे एग्जाम्पल है, आई वॉज एट वन ऑफ माई कजिन्स पार्टीज़, ये गलत है, ठीक है, सही क्या है, आई वॉज एट द पार्टी ऑफ वन ऑफ माई कजिन्स, तो यहाँ पे कजिन का पार्टी से मैंने पोजीशन दिखाने के लिए पहले क्या यूज़ किया था, एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया था, लेकिन ये गलत होता है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वन ऑफ करके फिर इसके बाद कोई नाउन दे दे, ठीक है, और उस नाउन का अगर तुमको पॉजिटिव बनाना हो, तो उस नाउन का पॉजिटिव बनाने के लिए आप एपोस्ट्रॉफी नहीं यूज़ करोगे, ऑफ का यूज़ करोगे, ठीक है। बार बार इन चीज़ों को दोहराते रहना ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए एकदम, ओके। आई वॉज एट द पार्टी ऑफ वन ऑफ माई कजिन्स, ठीक है, ये सही है। और अगर कभी पोजीशन दिखाना हो पूरी एक क्लास का, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप ऑफ यूज़ करोगे, एपोस्ट्रॉफी नहीं यूज़ करोगे। और क्लास का किस तरह का, अगर आप एडजेक्टिव से बना रहे हो, एडजेक्टिव से आप क्लास किस तरह बनाते हो, मान लो कि मैं बोलता हूँ रिच, ठीक है, तो रिच के आगे सिर्फ और सिर्फ आप दा लगा दो, तो ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जो अमीर लोग होते हैं ना, उस पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एडजेक्टिव के जस्ट पहले अगर आप दा लगा देते हो, तो ये पूरी उस क्लास को, उस एडजेक्टिव की पूरी क्लास को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। द पुअर्स प्रॉब्लम्स गलत है, प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर बिल्कुल सही, देखो मैंने मीम भी लगा दिया ताकि तुम लोगों को ये सब याद रहे, ठीक है। द पुअर्स प्रॉब्लम, ना प्रॉब्लम ऑफ द पुअर, ये सही है, ठीक है, ऐसे ही याद रखना, ओके। जब भी तुमको ऐसा कहीं पे क्वेश्चन दिखे और तुमको लगे कि ये यार मैंने तो पढ़ा था, ठीक है, तुमको याद आएगा ये वाला मीम, द पुअर्स प्रॉब्लम, ना प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर, येस दिस इज़ राइट, ओके।
फिर इसके बाद दो लगातार जो नाउन्स हैं कैन नॉट हैव एपोस्ट्रॉफी, जैसे कि माई सिस्टर्स हस्बैंड्स कार। देख रहे हो यहाँ पे दो नाउन है, माई सिस्टर्स हस्बैंड्स कार, तो यहाँ पे सिस्टर में भी लगा रखा है, हस्बैंड में भी एपोस्ट्रॉफी लगा रखा है। ये क्या सिचुएशन है भाई, ऐसे नहीं होता है। आपको एपोस्ट्रॉफी लगातार 2 बार यूज़ नहीं करना है, सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है। कैसे लिख सकते हो फिर इसको आप, मेरे बहन के पति की कार को कैसे लिख सकते हो आप, द कार ऑफ माई सिस्टर, द कार ऑफ माई सिस्टर्स हस्बैंड। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज़ करना होता है। ध्यान देना, ज़बरदस्ती 2 बार नहीं यूज़ कर देना, वरना फिर दिक्कत हो जानी है, आपको नंबर तो कटने ही है आपके, बेवकूफ़ी लगेगी 100 अलग। ओके, इफ़ अ नाउन इज ज्वाइंड विद अ प्रीपोजिशनल फ्रेज देन वी शुड नॉट यूज़ एपोस्ट्रॉफी एस। ठीक है, कि अगर कभी प्रीपोजिशनल फ्रेज से जुड़ा हुआ हो, प्रीपोजिशनल फ्रेज का यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, सीधा ज़्यादा समझ आएगा। डू यू नो द गर्ल्स नेम इन रेड ड्रेस, ये देख रहे हो, इन रेड ड्रेस, यही है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज यही है वो। तो मान लो कि आप 2 लोग जाते हैं किसी शादी में और आपको एक लड़की पसंद आती और वो रेड कलर की ड्रेस में थी, तो आप अपने दोस्त से क्या पूछोगे कि उस रेड वाली का नाम पता है क्या है, ऐसे पूछते हो। लेकिन इंग्लिश में पूछोगे ना, तब आपको दिक्कत लगेगी। डू यू नो द गर्ल्स नेम इन रेड ड्रेस, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं पूछना है। ठीक है, इंप्रेशन नहीं जमेगा। आपको कैसे पूछना है फिर, डू यू नो द नेम ऑफ द गर्ल इन द रेड ड्रेस। ठीक है, अब तुम्हारी बात बनती कि नहीं पता नहीं, लेकिन इंग्लिश की बात तो बन गई भाई तुम्हारे मन से। ठीक है, अगर इतना कर लिया। अब अगला रूल है व्हेन द टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले नाउन में, जब भी वो क्लोजली रिलेटेड हों। क्लोजली रिलेटेड होनी चाहिए, ये बात याद रखना। अगर जैसे कि नाउन है, ठीक है, यहाँ पे एंड है, फिर इसके बाद एक और नाउन है, एक और नाउन है, तो इनका कोई पोजीशन दिखाना हो दोनों नाउन का, तो हम दोनों में लगाएंगे क्या, नहीं, सिर्फ एक में लगाएंगे। कौन से वाले में लगाएंगे, लास्ट वाले में लगाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए कृष्णा एंड मयंक स्वीट्स आर टेस्टी, कृष्णा एंड मयंक स्वीट्स आर टेस्टी, तो किसकी स्वीट्स टेस्टी हैं, कृष्णा और मयंक की। ध्यान देना, कृष्णा और मयंक यहाँ पे दोनों अलग अलग की, ये जो स्वीट्स है ना, कृष्णा और मयंक दोनों अलग अलग की नहीं है। कृष्णा और मयंक ने एक ही दुकान खोल रखी है, ये स्वीट्स इन दोनों की हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन में जब ये क्लोजली रिलेटेड हों, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले नाउन में एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ कर देते हैं और बन गया आपका पॉजिटिव केस उसका। ठीक है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये दोनों क्लोजली रिलेटेड हों ही ना, और तब भी आपको यहाँ पे इनका पोजीशन दिखाना हो, तब आप एपोस्ट्रॉफी ना यूज़ करके आप यूज़ क्या करोगे, गेस करो, गेस करो। हाँ, तब आप दोनों में वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी यूज़ करोगे। ठीक है, सिर्फ एक में नहीं। जैसे कि एग्जांपल में कबीर्स एंड मिल्टन्स पोएम्स आर स्टिल प्रेजवर्दी, कबीर की पोएम्स और मिल्टन की पोएम्स दोनों ही आज भी प्रेजवर्दी हैं, यहाँ पे तारीफ़ करने लायक हैं। ठीक है, यहाँ पे जब मैं कृष्णा और मयंक की स्वीट से बोल रहा था ना, तो ये स्वीट जो है ना, ये दोनों की है। ठीक है, ये सिंगल स्वीट दोनों की है। ओके, दोनों की ओनरशिप है इस पर। लेकिन ये जो पोएम्स यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये मिल्टन की अलग पोएम है, कबीर की अलग पोएम है। दीज टू थिंग्स आर नॉट क्लोजली रिलेटेड। ओके, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग एपोस्ट्रॉफी 2 टाइम्स हेयर। एंड ध्यान देना कि यहाँ पे एंड से ये दोनों के दोनों नाउन सेपरेटेड हैं। लगातार दो नाउन आ जाए तब तो उनको यूज़ करना ही नहीं एपोस्ट्रॉफी को 2 बार। ठीक है, तो कबीर्स एंड मिल्टन्स पोएम्स आर स्टिल प्रेजवर्दी। फिर इसके बाद अगला रूल है कि जब आप एपोजिशन फ्रेज यूज़ कर रहे हो तो तब वहाँ पे पोजीशन कैसे दिखाना है। जैसे कि आपने पढ़ा था ना, पिंटू शुक्ला द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज़ कमिंग। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको यहाँ पे पोजीशन दिखाना हो, तब आई मेट अमिताभ बच्चन द ग्रेट एक्टर सेक्रेटरी येस्टरडे, तो आप अमिताभ बच्चन की सेक्रेटरी से मिले। ठीक है, तो आप अमिताभ बच्चन में लगाएंगे या फिर यहाँ पे ग्रेट एक्टर में लगाएंगे, ग्रेट एक्टर में लगाएंगे। ठीक है, ये जो डिस्क्राइबिंग नाउन होता है ना, उस पे आप यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हो। ध्यान देना, जो मेन आपने नाउन यूज़ कर रखा है
उस पे नहीं, जो उस नाउन के लिए डिस्क्राइबिंग नाउन आया हुआ है या फिर नाउन ऑफ एपोजिशन आया हुआ है, तो नाउन ऑफ एपोजिशन में आप एपोस्ट्रॉफी और एस का यूज़ करोगे और उसका आप पॉजिटिव दिखा दोगे, ठीक है। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि शॉप और हाउस और चर्च, ये सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, ये अक्सर ऑमिट कर दिए जाते हैं या फिर गायब कर दिए जाते हैं जब भी आप सेंटेंस लिख रहे होते हैं, जब आपको वहाँ पे ट्रेड दिखाना हो, प्रोफेशन दिखाना हो या फिर रिलेशनशिप दिखाना हो। जैसे कि आई एम गोइंग टू टेलर्स, तो इतनी आपको बुद्धि लगा लेनी कि आप टेलर्स के कहाँ जा रहे हो, टेलर के कहाँ जा रहे हो भाई, टेलर की दुकान में जा रहे होगे, ओके। ये टेलर्स शॉप, शॉप लिखना नहीं है, ऐसे ही यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, वो भी सही है। लेकिन अगर आई एम गोइंग टू टेलर्स इतना बस लिखा हुआ है, टेलर अपोस्ट्रॉफी एस, तब भी सही है, गलत नहीं है, ओके। शी इज़ हैविंग डिनर एट हर अंकल्स, अंकल्स क्या, अंकल्स हाउस, ठीक है, हाउस नहीं लिखा है, तब भी आपको समझ लेना कि ये अंकल के हाउस की बात हो रही है, गलत नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। तो ये जो नाउन के केस बन रहे थे ना, नाउन के पॉजेसिव केस, वो हमने पढ़ लिए हैं। अभी आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे, क्योंकि अब हमें इन सब चीज़ों का टेस्ट लेना है। पहला क्वेश्चन है, आई नो इट वेल दैट माई सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन योर हेल्प बट ऑन समबडी एल्स, नो एरर। क्या है इसमें, कहाँ पे एरर है या फिर कहीं पे नहीं है, देखते हैं। आई नो इट वेल दैट माई सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन योर हेल्प बट ऑन समबडी एल्स, कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। देखो, ट्रांसलेशन करना आना चाहिए, ट्रांसलेशन के बगैर तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा इंग्लिश में आपको स्कोर करना, ठीक है। तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरी लाइफ में जो सक्सेस है ना, वो तुम्हारी मदद पे डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी और की मदद पे डिपेंडेंट है, किसी और पे नहीं, ठीक है, किसी और की मदद पे, किसी और की मदद पे। तो जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले ये रूल पढ़ाया था ना, कि जब आप रिलेशन दिखा रहे होते हैं तो अक्सर वहाँ पे जो वर्ड होता है, जो कि एक बार यहाँ पे जो रिलेशन दिखाता है, तो उसको हम अक्सर ओमिट कर देते हैं। तो वही वाला रूल यहाँ पे लग गया है, समबडी, यहाँ पे एल्सेस आएगा, यहाँ पे ये समबडी एल्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पहला सेंटेंस है, इसमें कहाँ पे गलती है, पहले वाले सेंटेंस में यहाँ समबडी एल्सेस, ये एल्स की जगह पे एल्सेस, एल्स अपोस्ट्रॉफी एस आना चाहिए था, दूसरे की, ठीक है, समबडी एल्स पर नहीं, समबडी एल्स की मदद पर, ठीक है। दैट इज़ वाई वी शुड हैव यूज्ड यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एंड एस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। माई सन टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स रेजिडेंस टू स्टडी एंड स्टेड देयर ऑल नाइट। मेरे बेटे ने मुझको क्या बताया कि वो अपने दोस्त के घर गया है, और किस लिए गया है, स्टडी करने के लिए, और रात भर वहीं रुकेगा, ठीक है। तो गॉन, यहाँ पे माई सन टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स रेजिडेंस, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये सिंपल सा नाउन दे रखा है, ये रेजिडेंस, यहाँ पे कोई रिलेशन भी नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे रिलेशन हम कैसा दिखा सकते हैं, यहाँ पे पॉजेसिव रिलेशन दिखा सकते हैं। लेकिन पॉजेसिव रिलेशन दिखाने के लिए हम यहाँ पे क्या करें, फ्रेंड में यहाँ पे हम अपोस्ट्रॉफी लगा दें, ये जैसे कि मान लो फ्रेंड लिख दिया मैंने, ठीक है, फ्रेंड लिख दिया, फ्रेंड्स लिख देता हूँ, फिर इसके बाद रेजिडेंस लिख देता हूँ, रेजिडेंस। तो यहाँ पे मैं अपोस्ट्रॉफी लगाऊँ कहाँ पे, मुझे इतना तो पता चल गया ये जो रेजिडेंस है ना, ये फ्रेंड का है, तो मैं यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी लगाऊँ या फिर यहाँ पे लगाऊँ, कहाँ पे लगाना बेहतर रहेगा, तो ध्यान दो, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, ठीक है। तो वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, वन, एक, जब हम एक ढूंढ रहे हैं तो बहुत सारों में से एक ढूंढ रहे होंगे ना, तो यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए था, ये वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप प्लूरल का लिखना होता है तो आप क्या करते हो, यहाँ पे जो प्लूरल लिखा हुआ है ना, उसमें लास्ट में एस आएगा, है ना, फ्रेंड का जब आप प्लूरल बनाओगे तो वहाँ पे तो एस आएगा, और फिर आप क्या करते हो, उसी प्लूरल के लास्ट में आप एक अपोस्ट्रॉफी लगा देते हो, ठीक है, तो सही बन जाता है। तो यहाँ पे ये जो फ्रेंड्स लिखा हुआ है ना, तो फ्रेंड्स के जस्ट बाद एक अपोस्ट्रॉफी आना चाहिए, ये गलत फिर से लग गया, ठीक है, फ्रेंड्स के जस्ट बाद अपोस्ट्रॉफी आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या गलत है, बी को ऑप्शन गलत है, ठीक है। इंडियाज़ डिफ़िकल्टीज़ आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड डेंजरस एज पाकिस्तान, यहाँ पे नो एरर या फिर ए बी सी, कौन सा सही है,
ठीक है, मतलब कौन सा यहाँ पे गलती रखता है सेंटेंस का टुकड़ा। तो इंडिया की डिफ़िकल्टी इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है और डेंजरस नहीं है जितनी कि पाकिस्तान, ये सही है, या फिर जितनी कि पाकिस्तान की, ये सही है। इंडिया की डिफ़िकल्टीज़ इतनी ज़्यादा सीरियस और डेंजरस नहीं है जितनी कि पाकिस्तान, ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये होता है, अगर आप बोलना चाहते हो पाकिस्तान की, तो मैं पाकिस्तान के बाद यहाँ पे एक एपोस्ट्रॉफी लगाऊंगा, ठीक है। पाकिस्तान के बाद मैं यहाँ पे एक एपोस्ट्रॉफी लगाऊंगा, पाकिस्तान, फिर एपोस्ट्रॉफी और एस। क्यों? क्योंकि देखो इंडिया की डिफ़िकल्टी के बारे में बात हो रही है ना, तो यहाँ पाकिस्तान की भी डिफ़िकल्टी के बारे में बात होनी चाहिए ना, है ना। तो पाकिस्तान के जस्ट बाद हम एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, फिर इसके बाद एस लगाएंगे, और यहाँ पे डिफ़िकल्टी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि हमने बताया कि अगर रिलेशनशिप दिखाना हो तो हमको थोड़ा सा सेंस लगा करके, वो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे गलत कहाँ पे था, ये सी में गलत था, यहाँ पे बी में गलत था। फिर इसके बाद द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स डिमांड ऑन द मैटर ऑफ एजुकेशन। तो ये जो सर्वे है हमको नॉलेज देता है पब्लिक की डिमांड्स का ऑन द मैटर ऑफ एजुकेशन। क्या ये बात सही है या फिर कहीं पे कुछ गलती है? जल्दी जल्दी सोचो। अगर आप लोग मुझसे पहले कर पा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत ही अच्छे से सीखा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मेरे बताने के बाद आप कर पा रहे हैं, तो फिर आपको दोबारा दोस्त देखना चाहिए, ठीक है। ये वीडियो आपको दोबारा देखनी चाहिए, ठीक है। द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स डिमांड्स ऑन द मैटर ऑफ एजुकेशन। ये सर्वे हमको क्या करता है, पब्लिक की डिमांड्स का नॉलेज देता है ऑन द मैटर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के मैटर पे। तो यहाँ पे तो सब कुछ सही लग रहा है ना, या फिर कुछ गलती है? यहाँ पे सब कुछ सही है, ये नो एरर है, ठीक है। इसमें कुछ गलती ना निकाल देना, अगर कुछ गलती निकाली ना तो फिर दिक्कत है भाई। एक बार और देखो, ठीक है। पब्लिक और डिमांड, ये दो वर्ड्स हैं, दो नाउन्स हैं, आपस में लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ रिलेशन दिखाना चाहिए था, पॉजिटिव रिलेशन दिखा तो रखा है पब्लिक्स डिमांड, ठीक है। सब कुछ सही तो चल रहा है, अकॉर्डेंस में ही तो चल रहा है। फिर इसके बाद अगला आता है, ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर केम टू मी येस्टरडे एंड आस्क्ड मी फॉर सम हेल्प। मेरे भाई का एक दोस्त आया और कल, और मुझसे मदद के लिए पूछा, ठीक है, मुझसे मदद मांगी। तो यहाँ पे देखो, ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर, ये मैंने बताया था ना कि जब भी कभी ए आए, फिर इसके बाद नाउन आए, फिर ऑफ आए, फिर इसके बाद फिर से कोई नाउन आए, तो इस सिचुएशन में लास्ट वाली नाउन में आप क्या लगाते हो, एपोस्ट्रॉफी लगाते हो ना, एपोस्ट्रॉफी और एस, ठीक है। आप वहाँ पे पॉजेसिव केस बना देते हो ना लास्ट वाली नाउन का, तो ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स होना चाहिए, है ना। तो गलती कहाँ पे आई, ये ए में आ गई ना गलती, ध्यान देना, ओके। ये सारे के सारे रूल्स रिवाइज करते रहना। अभी जैसे कि आज आपने पढ़ लिए हैं, तो 3-4 दिन बाद आप एक बार और पढ़ लेना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में बना रहेगा, अदरवाइज चीज़ें भूलने लगती हैं कुछ 3-4 दिनों में ही। फिर इसके बाद अगला है, पाकिस्तान एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशंस क्लियरली इंडिकेट दैट बोथ द कंट्रीज विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द कमिंग टाइम। कि पाकिस्तान और चाइना की जो प्रेजेंट कंडीशंस हैं, ये क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है आने वाले टाइम में। तो ये बताओ, प्रेजेंट कंडीशन किसकी है दिखा रहा है, ये चाइना की दिखा रहा है और पाकिस्तान की दिखा रहा है। तो ये प्रेजेंट कंडीशन चाइना की और पाकिस्तान की बिल्कुल ही सेम है क्या, ठीक है। दोनों की कॉमन ही है क्या, दोनों की प्रेजेंट कंडीशन सेम ही है क्या? नहीं ना। अगर नहीं है तो यहाँ पाकिस्तान में भी यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी लगना चाहिए। देखो पाकिस्तान में बार बार अपोस्ट्रॉफी लग रहा है यार, पाकिस्तान की क्या ही किस्मत, पाकिस्तान की कुछ ना कुछ लगते ही रहते हैं, कुछ और भी लगता होगा पता नहीं। हाँ, अभी तो अपोस्ट्रॉफी लग रहा है। तो पाकिस्तान एंड चाइना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पाकिस्तान्स, ठीक है। पाकिस्तान के बाद अपोस्ट्रॉफी, फिर इसके बाद एस, ओके। फिर अगला सेंटेंस है, द ब्लाइंड्स लाइफ इज़ रियली वेरी पैथेटिक बिकॉज दे कैन नॉट सी वॉट हैपन्स अराउंड देम। या फिर नो एरर, कहाँ पे गलती है यहाँ पे, या फिर नो एरर है? जल्दी जल्दी सोचो, ये पढ़ चुके हो, अभी कुछ ही देर मैंने पहले बताया था। चलो मैं हिंट भी दे देता हूँ यार, कि ये द के बाद में ये ब्लाइंड एक ऑब्जेक्टिव है, ओ सॉरी एडजेक्टिव है। तो जब भी आप किसी एडजेक्टिव के पहले दा लगा देते हो ना, तो पूरी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। अब करके दिखाओ, अब सोचो कर पा रहे हो कि नहीं, सोचो सोचो। तो मैंने अभी कुछ ही देर पहले तो बताया यार कि अगर आप कोई एडजेक्टिव ले रहे हैं, उसके जस्ट पहले आप दा लगा दो, तो पूरी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इस सिचुएशन में आप उसका पॉजेसिव दिखाने के लिए, पॉजेसिव बनाने के लिए आप एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ ना करके ऑफ का यूज़ करते हो, ठीक है।
तो इसका सही सेंटेंस क्या बनना चाहिए था? सही सेंटेंस इसका बनना चाहिए था द लाइफ ऑफ एक द लाइफ ऑफ ब्लाइंड, द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड। द हटा दो, ये गलत हो जाएगा। लाइफ ऑफ द ब्लाइंड्स, लाइफ ऑफ द ब्लाइंड होना चाहिए, ये हमारा सही सेंटेंस होता। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ? द ब्लाइंड्स लाइफ इज़ रियली वेरी पैथेटिक। तो ये तो गलत हो गया ना। फिर अगला सेंटेंस अगर हम देखें तो इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, ये हो गया। इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, यू विल हैव टू फॉलो दिस न्यू एडवाइस ऑफ योर फादर। सोचो सोचो, ये भी पढ़ चुके हो, सारे के सारे रूल्स तुम पढ़ चुके हो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा यार। ठीक है, जितना तुमने पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा अगर तुम 30-35 मिनट भी डेली डेली अपने दोगे ना इंग्लिश को, तब भी बहुत है। कुछ ही महीनों में इंग्लिश कंप्लीट, ज़्यादा है ही नहीं। सिर्फ आप यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, और फिर इसके बाद समझ लो कि ऐसा कुछ खास है नहीं। ओके, तो इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, अगर आपको सक्सेस पानी है अपनी लाइफ में, तो आपको फॉलो करना होगा दिस न्यू एडवाइस ऑफ योर फादर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपने पढ़ा था ऐसा ही कोई रूल? कहाँ गया? इफ़ यू वॉन्ट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, यू विल हैव टू फॉलो दिस न्यू एडवाइस ऑफ योर फादर। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे ना कि फादर में आप एपोस्ट्रॉफी लगा दो और फिर इसके बाद एस लगा दो। आप इसको यू विल हैव टू फॉलो योर फादर्स एडवाइस, आप ऐसा तो नहीं सोच रहे ना? इसको मैं ऐसा लिख दूँ, योर फादर्स एडवाइस। ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था ना कि अगर कभी ऐसा हो कि दिस, ठीक है, फिर नाउन, फिर इसके बाद ऑफ, फिर इसके बाद नाउन, दिस के साथ में मैंने हालांकि कुछ और भी बताया था, दिस, दैट, दीज, दोज, मैनी, ठीक है, द, ये जो मैंने बताए थे, इनके साथ में अगर ऐसा कभी केस आता है तो आपको एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करना है, ये ऑफ ही यूज़ करना है। और ये उसी तरह तो लिखा हुआ है यार, दिस न्यू एडवाइस ऑफ योर फादर, तो ये बिल्कुल तो सही है। ठीक है, तो ये नो एरर पे है। ठीक है, ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। फिर अगला आता है, नेचर्स लॉज आर अनकैनी, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट ईजली, एंड व्हेन वी हियर द ओशन रोर वी बिकम परप्लेक्स्ड। तो क्या सिचुएशन है यहाँ पे, बताओ भाई, कुछ गलत है क्या? यहाँ पे भी सब कुछ सही है। मैंने तो इसका यहाँ पे सीधे सीधे एग्जाम्पल भी दे रखा था, नेचर्स लॉज। ये देखो, जब पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट को आप पोजीशन दिखाते हैं तो एपोस्ट्रॉफी को यूज़ कर सकते हैं। ये रहा नेचर्स लॉज, ये देखो, टू शो पोजीशन ऑफ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, नेचर्स लॉ, डेथ्स एंड। ठीक है, ध्यान देना, गलत मत करना। फिर लास्ट सेंटेंस है आज का हमारा, रमन्स बिलव्ड इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन इरफान बट नॉट सो इंटेलिजेंट एज विनय। कि जो रमन का जो प्यारा है ना, वो ज़्यादा ब्यूटीफुल है दैन इरफान बट नॉट सो इंटेलिजेंट एज विनय, लेकिन विनय के जितना इंटेलिजेंट नहीं है। क्या ये बात सही है? रमन का जो प्यारा है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल है दैन इरफान बट नॉट सो इंटेलिजेंट एज विनय, लेकिन विनय जितना इंटेलिजेंट नहीं है। क्या ये बात सही है? क्या सही लिखी है? सोचो सोचो, सही तो है। आप यहाँ पे इरफान के किसी और के बारे में तो नहीं कह रहे ना, या फिर विनय के बारे में तो नहीं कह रहे, आप यही इरफान और विनय के बारे में ही खुद ही कह रहे हो। इरफान और विनय की किसी पोजीशन के बारे में नहीं बता रहे हो, इरफान और विनय से ही सीधे सीधे कंपैरिजन किए जा रहे हो रमन के बिलव्ड का। तो क्या हो जा रहा है? ये सही है क्या बोल रहा हूँ मैं? रमन का बिलव्ड यार कौन होगा? ऑफ कोर्स उसकी गर्लफ्रेंड होगी यार,
जो मैंने अभी रीता नाम लिया था, हालांकि मेरी वाले का नाम रीता नहीं है, ठीक है, मेरी वाले को कुछ नाम ही नहीं है ही नहीं, ठीक है। तो रमन्स बिलव्ड इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन इरफान। भाई रमन की बिलव्ड को मैं इरफान से ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यों बोलूँगा? मैं रमन की बिलव्ड को इरफान की बिलव्ड से ज़्यादा ब्यूटीफुल बोलूँगा ना, है ना। इरफान से ज़्यादा ब्यूटीफुल, अरे इरफान गंदा, ठीक है, बहुत गंदा। ओके, रमन्स बिलव्ड इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन इरफान्स, ठीक है। इरफान की बिलव्ड से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है रमन की बिलव्ड, लेकिन इतनी इंटेलिजेंट नहीं है रमन की बिलव्ड जितना कि विनय की बिलव्ड है, ठीक है। विनय की बिलव्ड, मैं कंपैरिजन किससे करूँगा? रमन की बिलव्ड का इरफान से करूँगा क्या? नहीं यार, रमन की बिलव्ड का मैं इरफान की बिलव्ड से करूँगा, रमन की बिलव्ड का मैं विनय की बिलव्ड से करूँगा, विनय से नहीं करूँगा, विनय भी गंदा, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। बाकी अगर कुछ समझ ना आया हो या फिर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट, मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और तब तक के लिए पढ़ते रहो अच्छे से, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।